वाक्य की रचना कैसे करनी है और वाक्य किस तरह से हमारी भाषा को सुधारने के लिए महत्व रहा है। तो आज की कक्षा हम किताब को लेकर जानेंगे। तो आप प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिए हैं, तो आपके प्रथम वर्ष के किताब के रूप में साहित्य वैभव है। आपके किताब का नाम है ये साहित्य वैभव। ये दुकान में जो है उपलब्ध रहा है, तो आप लोगों को इसको खरीदना ही है क्योंकि ये भाषा है, भाषा के विषय को लेकर आप सीख रहे हैं, तो किताब ज़रूरी है क्योंकि किताब में जो है उससे ही हम पढ़ाते हैं, आप लोगों को उसका विश्लेषण करते हैं, उससे लेकर आपको जानकारी देते हैं। किताब आपके साथ में रहा या फिर सामने रहा तो आपको विषय जो हम पढ़ाते हैं वो समझने के लिए जो है आपको आसान होता है। तो इसलिए कृपया आप लोगों को जो है किताब की सख्त ज़रूरत होती है और इसे खरीदना आप लोगों के लिए आवश्यक है, कंपलसरी है। हिंदी किताब होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है आपकी किताब का नाम साहित्य वैभव है, किताब का नाम है ये। तो आपके अंतर्गत जो है किताब जो यहाँ पर पाठ्यक्रम के रूप में दिया गया है, सिलेबस को लेकर आज हम उसकी जानकारी देखेंगे। तो अनुक्रमणिका में जो पोर्शन है आपको अनुक्रमणिका इंडेक्स है। तो आपके जो किताब है हिंदी किताब प्रथम वर्ष का 4 सोपानों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 सोपान हैं, तो 3 सोपान के अंतर्गत आपका पूर्ण सिलेबस जो है वहाँ पर रखा गया है। तो सोपान मतलब पार्ट किए हैं, उसे विभाग में विभाजित किए हैं। तो एक ही समान सब कुछ मिलाकर हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो है आपके इस किताब में जो है मुख्यतः 4 भाग हैं, लेकिन सोपान के रूप में या फिर स्टेजेस के रूप में या फिर विभाग के रूप में जो है डिवाइड जो किया गया है, विभाग जो किया गया है, मुख्यतः 3 सोपान हैं। तो प्रथम सोपान है जहाँ पर आप लोगों को गद्य पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग गद्य पढ़ते हैं, मतलब पाठ से संबंधित गद्य भाग या फिर लेसन्स आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो प्रथम सोपान में कुल आप लोगों के लिए 10 अध्याय है, 10 गद्य भागों को लेकर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रथम सोपान है। तो उसके बाद है दूसरा सोपान, द्वितीय सोपान। यहाँ पर जो है काव्य भाग है, कविता का भाग है। तो यहाँ पर काव्य भाग के अंतर्गत आप लोगों को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला वाला दूसरा वाला। तो पहला वाला जो आपका काव्य भाग है या फिर कविता का भाग है, तो यहाँ पर जो है आप लोग आदिकाल या फिर मध्यकालीन कविताएं जो है सीखते हैं, मतलब पुराने जो है जिसे हम संत सादास या फिर जो कोई भी हमारे पुराने कवि है हिंदी साहित्य के संदर्भ में, जिन्हें हम संत के रूप में, दास के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कविताओं को या फिर पदों को, दोहों को जो है यहाँ पर रखा गया है, जिसे हम मध्यकालीन कविताओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। वही दूसरे भाग में द्वितीय सोपान ही है, दूसरा विभाग ही है, लेकिन उसमें फिर दूसरा भाग है आधुनिक कविताओं को लेकर। जो हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य रहा है उस संदर्भ में आधुनिक हिंदी कविताओं को लेकर यहाँ पर दिया गया है। जो आज प्रस्तुत जो हम कड़ी बोली का जिस भाषा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा के अंतर्गत जो रचनाएं रचे गए हैं आधुनिक काल के संदर्भ में, उससे जो है यहाँ पर दिया गया है। तो कृपया विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कविता के काव्य भाग कविता एक ही है, लेकिन हिंदी साहित्य का जब हम देखते हैं तो उसमें विभाग आ जाते हैं या फिर भिन्नताएं हैं। शुरुआत के दौर में जैसे रचे गए थे वैसे ही साहित्य हमें अब देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उसमें बदलाव आ गया है, परिवर्तन हो गया है। साहित्य की दृष्टि से हो सकता है, रचना की दृष्टि से हो सकता है, शैली की दृष्टि से हो सकता है, कई सारे जो है वहाँ पर अंतर आ गए हैं। तो इसीलिए कविता के संदर्भ में मध्यकालीन कविताएं या फिर मध्ययुगीन कविताएं उसे कहा जाता है, उसे आप लोग पढ़ते हैं और उसके साथ आधुनिक कविताएं भी आप लोग उसके साथ पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए है। ये द्वितीय सोपान को लेकर है, मतलब काव्य भाग है। उसके बाद है तृतीय सोपान। तो तृतीय सोपान तीसरा भाग है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अपठित भाग के नाम से रखा गया है। अपठित भाग है, अपठित भाग मतलब यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने के लिए कहानियाँ हैं, ठीक है। कुल आप लोगों के लिए 6 कहानी दिया गया है। कहानी किसे पसंद नहीं है कहिए, है ना, हर कोई पसंद करता है कहानी सुनने के लिए। हम बचपन से सुनते भी आ रहे, कहानी मतलब हमें कितनी खुशी होती है। ऐसे कुछ साहित्य के संदर्भ में जो प्रमुख रचनाकार रचे हैं उनकी कहानियों को यहाँ पर रखा गया है। तो ये 6 कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी है, उसके संदर्भ में हम उसको लेकर पूर्ण जानकारी ले लेंगे। तो आपके ये अनुक्रमणिका जो रहा है
तो ये जो है हिंदी सिलेबस के रूप में या फिर हिंदी साहित्य के संदर्भ में संपूर्ण रहा है। तो इससे जो है हम लोग एक एक करके जो है उसे पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो ये जो किताब है या फिर आपके लिए जो अनुक्रमणिका दी गई है, तो संपूर्ण रचनाओं को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो सोपान दिया गया है, इस सोपान के संदर्भ में एक एक करके हम लोग पढ़ाई के संदर्भ में उसका विश्लेषण देखते जाएंगे। जहाँ पर गद्य भाग है, पद्य भाग है, अपठित भाग के रूप में, अपठित मतलब नॉन डिटेल है, नॉन डिटेल जो कहा जाता है उस संदर्भ में आपको कहानियाँ हैं, क्यों उसे वैसे बांटा गया है, क्या इसमें अलग अलग है, ये हम जो जब पढ़ते हैं उसी संदर्भ में जो है उसका विस्तार से देखते जाएंगे। अभी कहा जाता है तो आप लोग पूर्ण सब कुछ जो सम्मिश्रण हो जाता है, मिक्सबाजी हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है और आपके दिमाग में नहीं जाता है। तो इसलिए इतना ध्यान में रखिए, हमारी जो अनुक्रमणिका है हिंदी वैभव के संदर्भ में, किताब के संदर्भ में, तो वो जो है 3 प्रमुख सोपानों में बांटा गया है। पहला है गद्य भाग, मतलब जहाँ पर हम लोग गद्य या फिर लेसन्स पढ़ते हैं। दूसरा भाग जो काव्य का भाग है, कविता का भाग है, जिसे हम 2 भागों में विभक्त किए हैं। पहला मध्ययुगीन कविताएं, दूसरा आधुनिक कविताएं। तो दोनों के संदर्भ में हम लोग कविताएं पढ़ते हैं। तो तीसरा भाग है अपठित भाग, जहाँ पर हम लोग 6 कहानियों को लेकर पढ़ाई करते हैं। तो ये जो है हमारी अनुक्रमणिका है, तो इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो हमारी अनुक्रमणिका है, इस भाग को लेकर या फिर पाठ को जो है मैंने अगली कक्षा से शुरू करने वाली हूँ। तो तब तक आप लोगों को किताब को साथ में रखना है, किताब की तैयारी में रहना है, और उसके साथ जो है आप लोगों को जो भी विषय से संबंधित आपको मतलब उसका विश्लेषण जो हम करते हैं उस संदर्भ में अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो उसे नोट डाउन करने के लिए, उसे लिख कर रखने के लिए आपको किताब साथ ही में नोटबुक, पेन या फिर कलम साथ में रखना है। तभी मात्र जो है अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। जहाँ भी आपके लिए शंका होती है पूछने के लिए आपको सुविधा भी होती है। तो इस अनुक्रमणिका के संदर्भ में आपको इन जानकारी जो दिया गया है इसे ध्यान में रखना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सोपान बनाया गया है किस कारण से है। आपके मन में प्रश्न आया होगा क्यों इसे बांटा गया है, या फिर कविता है या फिर गद्य भाग है, और कविता के संदर्भ में हम लोगों ने देखा मध्ययुगीन कविताएं हैं, आधुनिक कविताएं, तो गद्य भाग के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं है। तो प्रश्न अगर आपके मन में आया है तो उसे लेकर आज हम जानेंगे। तो उसके लिए हमें हिंदी साहित्य को लेकर जानना जरूरी है। हिंदी साहित्य मतलब इसका विकास है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य है, इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। किस तरह हमारा साहित्य रहा है, हिंदी का साहित्य। तो छात्रों, हिंदी साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ है, तो ये अगर जानेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगी कि हिंदी साहित्य में इस तरह का बंटवारा क्यों हो गया है या फिर विभाजन क्यों हो गया है। तो हमारी हिंदी साहित्य को पढ़ने की सुविधा के लिए, मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि इतना साहित्य भरा पड़ा है, इतना साहित्य की रचना हो गई है, इतना साहित्य रहा है, हिंदी को लेकर ही मैं कह रही हूँ, हर भाषा का आप लीजिए, साहित्य कहते ही इतना विस्तार से हमारे सामने आ जाता है, इतना सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ होता है, इतनी सारी रचनाएं हमारे सामने आते हैं, तो उसे कैसे पढ़ाई करना है, कैसे उसे जानना है, कई सारी दिक्कतें हमारे सामने आते हैं। तो ये विद्वानों के संदर्भ में भी आया हुआ है कि प्राचीन काल से, मतलब आदिकाल से, बहुत पहले से ही रचनाएं रचते जा रहे हैं, रचा जा रहा है। जैसे अगर मूल रचना अगर आप जानने के लिए कोशिश करेंगे, आप लोग भी सुने होंगे, जो हमारे महाकाव्य के रूप में है, रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद यजुर्वेद के संदर्भ में कई सारे जो वेद जो रचे गए हैं वो हो सकते हैं, वो सभी जो है साहित्य के संदर्भ में ही आते हैं, वो भी रचनाएं ही हैं। तो इस तरह की रचनाएं जो है हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए काल विभाजन की ज़रूरत है, मतलब कौन से संदर्भ में, कौन से काल में, काल मतलब समय, कौन से समय में, अवधि में ही जो लिखा गया है, ये हमें जानना ज़रूरी होता है। तो ये जो साहित्य होता है, जो हम साहित्य की पढ़ाई करते हैं, तो साहित्य का अर्थ बनता है, पहले वो जानेंगे। साहित्य का अर्थ बनता है जो हित के साथ हो, साहित्य, हित मतलब जो विषय है,
सहित जोड़कर, जो हित के साथ हो, हित के साथ होना जो हमारे समाज के लिए हितकारी है, जो हमारे समाज के लिए उपयोगी है, जो हमारे समाज के लिए अच्छा है, उस संदर्भ में है। तो हर कोई साहित्य जो है हमारे समाज के लिए उपयोगी होता है, प्रयोजन मूलक होता है और उसके साथ साथ जो है वो अपने स्थिति या फिर अपने समय या फिर अपने वातावरण, काल, देश, वातावरण को जो है सूचित करने वाला होता है। मतलब उस समय में क्या हो गया था, क्या नहीं, ये हम साहित्य के द्वारा जान सकते हैं। तो इसीलिए साहित्य बहुत ही महत्व रखता है समाज के सुधार में, समाज के परिवर्तन में। समाज को हम अच्छी दिशा में ले जाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान जो है साहित्य देता है। कोई भी साहित्य क्यों ना हो, उस समय के लिए, उस संदर्भ में, उस परिस्थिति में, उस शहर में ये जरूरी या फिर ये मायने रखता है। इस साहित्य को अब हम हिंदी के संदर्भ में आ जाएंगे तो हिंदी साहित्य जो है आदिकाल से है, बहुत ही प्राचीन रहा है, कई हजारों साल पुराना जो है ये साहित्य रहा है। तो इस साहित्य को हम एक ही बार सब कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, एक ही बार उन सभी को हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है हिंदी साहित्य को हम काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, साहित्य जो उपलब्ध हुआ है उस दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, तो इन 3 काल के संदर्भ में जो है हम लोगों को साहित्य पढ़ने के लिए सुविधा होगी, हम लोगों को उस साहित्य को समझने के लिए आसानी होगी और इसके अंतर्गत हम साहित्य को मिश्रित करते हुए, मतलब आदिकाल का, मध्यकाल का, आधुनिक काल का जो हमें साहित्य मिल रहा है उसको आसानी से हम सीख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो ये जो काल विभाजन रहा है हिंदी साहित्य के संदर्भ में, जो काल विभाजन रहा है, इस साहित्य को ध्यान में रखकर रचा गया है। ध्यान में रखिए छात्रों, आदिकाल के संदर्भ में जो भी हमें प्राप्त हुआ है या फिर आदिकाल के संदर्भ में जो साहित्य हमें मिलता है, आदिकाल शुरुआत अक्षर ही कहता है, प्रारंभ, आदि, शुरुआत है। इस संदर्भ में जो साहित्य हमें देखने के लिए मिला है उस सभी हमें जो है काव्य शैली में ही है, कविता के शैली में ही है। तो इसीलिए देखिए हमारे रामायण महाभारत भी देखिए या फिर जो कोई भी उस समय के जो भी रचनाएं हमें मिलते हैं उस सभी रचनाएं जो है काव्य के शैली में ही हैं, कविता के शैली में ही हैं। तो जो भी रचना हमें यहाँ पर मिलता है काव्य मतलब कविता की शैली में, चाहे वो 2 पंक्तियों का हो सकता है, 4 पंक्तियों का, 6 पंक्तियों का या फिर लंबा चौड़ा बड़ा सा कैसे भी हो, लेकिन ये जो साहित्य है काव्य शैली है, काव्यात्मक शैली में लिखा गया साहित्य रहा है। आदिकाल के संदर्भ में, आदिकाल मतलब हमारा पुराना समय रहा है, प्राचीन समय रहा है, प्राचीन भारत को लेकर है ये। तो हमारा प्राचीन भारत कैसा था आप लोग जानते होंगे, इतिहास में आप लोग पढ़े ही होंगे, क्योंकि हमारा भारत किस तरह से उद्भव हुआ है, भारत का विकास कैसे हुआ है और भारत के शासन किस तरह अलग से लोग, विदेशी लोग यहाँ पर आकर शासन किए, ये सभी आप लोग जानते हैं। ब्रिटिशों को लेकर, अंग्रेजों को लेकर भी हम लोग कहते हैं, जिनके स्वतंत्र लेने के लिए हमारा भारत इतना कुछ उसे आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, अपना खुद का स्वातंत्र्य लेने के लिए उसे जो है बहुत सारी मेहनत करके, परिश्रम करके, कई सारे लोगों के बलिदान होकर उसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है। तो स्वतंत्र भारत होने से पहले, अंग्रेजों को आने से पहले क्या भारत नहीं था? नहीं छात्रों, ऐसा नहीं है। भारत बहुत ही पुराना प्राचीन देश रहा है, संस्कृति से युक्त, परंपरा से युक्त, सभ्यता युक्त हमारा भारत देश रहा है। ये जो हमारा भारत देश है संपूर्ण दुनिया के लिए एक मिसाल रहा है, अपनी संस्कृति के संदर्भ में हो सकता है, सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में हो सकता है, सभ्यता के संदर्भ में हो सकता है, अलग अलग हर विषय के संदर्भ में जो है हमारा भारत उत्कृष्ट रहा है। इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, हर विषय में महान रहा है। तो उससे पहले भी प्राचीन भारत जो हम देखते हैं, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर पौराणिक काल कहा जाता था, पौराणिक काल जहाँ पर देवी देवताओं का समय जो हम लोग कहते हैं, जैसे रामायण महाभारत अलग अलग के संदर्भ में हम लोग जो पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं या फिर आजकल धारावाहिक या फिर फिल्मों के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, वो समय रहा है। तो वहाँ से भी भारत रहा है, तब से भी भारत रहा है, स्थित है, आज भी है, उसे हम ऐसे ही महान बनाकर रखेंगे, कायम रखेंगे।
ये काम आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भावी नागरिक है ना, भावी प्रजाएं हैं भारत के, तो आपका भी काम बनता है कि हमारे देश के समृद्धि के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश को उन्नत स्थान पर ले जाने के लिए अपना भी योगदान देते रहिए। ये अच्छा रहा है, या अच्छा रहेगा आपके लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। ठीक है, तो साहित्य के संदर्भ में जानेंगे। तो आदिकाल जो रहा है, जो काव्य की शैली में हमें मिलता है, तो उस समय भारत में क्या हुआ था, राजाओं का आश्रय था। ये आप इतिहास में पढ़े होंगे, कई सारे राजाएं जो हैं हमारे भारत में यहाँ पर काम किए थे, या फिर अपना शासन चलाए थे, या फिर अपना जो है राज्य विस्तार के लिए, प्रदेश सीमा विस्तार के लिए लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। कई सारे अलग अलग राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ है, कई सारे राजाएं उत्कृष्ट शासन भी चलाए हैं, तो इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। जैसे यहाँ पर कर्नाटक का लेंगे तो विजयनगर साम्राज्य आप लोगों ने सुना होगा, मैसूर वडेर का जो साम्राज्य रहा है वो आप लोगों ने सुना होगा। भारत को लेकर अगर हम सोचेंगे या फिर उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो कई सारे ऐसे महान राजा हैं। अशोक है, चक्रवर्ती के रूप में रहा है, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान है, और उसके साथ महाराणा प्रताप है, झांसी रानी है, कई सारे, कितने लोगों का नाम लेना है, कितना भी उसका नाम लिया जाए कम ही है। तो ऐसे लोगों का शासन जो है भारत भर में चला है, ये स्वतंत्र भारत होने से पहले की है। तो उस समय जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उनके आश्रय में कई सारे कवि के रूप में आश्रित कवि या फिर साहित्यकार रहा करते थे। वो लोग कवि का काम भी करते थे, साहित्य रचना भी रचते थे, और उसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो राजा के साथ जाकर सैनिक बनकर जो है राजा के युद्धों में, लड़ाइयों में जो है भाग लेते थे, और अपना जो योगदान वहाँ पर जो देना है वो करते थे। तो राजाश्रय कवि यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रचे गए साहित्य है उन राजाओं के संदर्भ में, तो वो राजा ने क्या किया है, मतलब उनका जीवन क्रम किस प्रकार रहा है, किस तरह उन्होंने अपना राज्यभार किया है, शासन चलाया है, प्रजाओं के साथ किस तरह उनका व्यवहार रहा है, ये सभी जानकारी हमें कैसे मिलती है, यहाँ उस समय रचे साहित्य के संदर्भ से है। साहित्य हमें देखने के लिए मिलता है तो उसमें ये सभी अंश जो है समाहित है। हर किसी के संदर्भ में अलग अलग हो सकता है, समय के अनुसार, कवि के अनुसार, उनकी रचना दृष्टि के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें वहाँ पर उस समय की जानकारी ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए आदिकाल का ये जो संदर्भ रहा है, ये जो समय रहा है, तो उस समय के आश्रय में रहने वाले साहित्यकार अपने राजाओं के, मतलब जिस राजा के आश्रय में वो रहा करते थे, उस संदर्भ में वो कई सारी रचनाएं रचे हैं। तो राजा ने किस तरह युद्ध किया है, किस तरह अपना सीमा विस्तार किया है, किस तरह किस राजा के साथ उन्होंने युद्ध किया था, कितने युद्धों को उन्होंने जीता है, कितने युद्धों में उन्होंने हारा है, किस तरह उनका प्रजा के साथ संबंध रहा, प्रजाओं की जो सुविधाएं देनी है वो किस प्रकार, कई सारे ऐसे जो बातें हैं उस साहित्य में हमें देखने के लिए मिलता है। उसी से हमें पता चलता है उस समय राजा किस प्रकार थे, शासन किस तरह करते थे, किस तरह लोगों के लिए वो सहायकारी बने हुए थे, और समाज का निर्माण किस तरह उन्होंने किया हुआ था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था अलग अलग है। तो आज की सामाजिक व्यवस्था अलग हो गई है, भिन्न हो गई है। तो इस प्रकार कई सारी बातें जो है हमें साहित्य से ही मिलता है। आदिकाल के बाद आता है मध्यकाल। तो ये जो मध्यकाल है, मध्यकाल के संदर्भ में भी जो है यहाँ पर भी हमें उस काव्य रूप ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मध्यकाल भी जो है पूर्ण काव्यात्मक है, काव्यात्मक शैली में ही हमें साहित्य देखने के लिए मिलता है। ध्यान में रखिए, आदिकाल और मध्यकाल दोनों संदर्भ में जो साहित्य रचा गया है, दोनों साहित्य जो है काव्यात्मक शैली में रचा गया साहित्य है। तो इसीलिए छात्रों ध्यान में रखिए, अब तक का मतलब मध्यकाल तक का जो भी समय रहा है वो जो है आपको काव्य शैली में ही मिला हुआ जो है साहित्य मान सकते हैं। मध्यकाल में क्या हुआ था, विशेष है मध्यकाल। इसके लिए कारण ये है, मध्यकाल के संदर्भ होते हुए जो है आदिकाल से जो राजाओं का आश्रय चल रहा था, उस समय सिर्फ भारतीय राजा ही नहीं थे, कई सारे राजाएं बाहर से भी भारत में दाखिला ले रहे थे या फिर आक्रमण कर रहे थे, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए भारत के लिए आक्रमण किए। तो ऐसे कई सारे लोगों ने आप लोग देखे होंगे, जैसे मुगल, तुर्कियों का जो आप लोग देख सकते हैं, उनके बारे में अगर आप सुने हैं तो वो जो है मध्यकाल के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मध्यकाल के संदर्भ में हम लोग तो कई सारे जो राजा थे, खास तौर पर जो मुगल थे, खास तौर पर जो तुर्की लोग थे, जो विदेशी हम कहते हैं, ये पहले से भारतीय नहीं है, तो भारत से है। इतिहास में आप विस्तार से पढ़े होंगे, तो वो सभी अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो भी आते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये सभी जो आते हैं बाहर से हैं।
तो कितनी बार वो लोग भारत के लिए आक्रमण किए, संपत्ति के लिए आक्रमण किए, अपना सत्ता जमाने के लिए। इतना सारा मतलब संपत्ति से भरा हुआ भारत रहा, इतने सारे वहाँ पर भारत में संपन्नूल कहिए आप लोग, या फिर जो भी यहाँ पर भारत से उपलब्ध होता था उन लोगों के लिए बहुत ही खास आता। जैसे खाने के संदर्भ में सांबार पदार्थ जो हम कहते हैं, मतलब मसाला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हो सकता है, उनसे लेकर हर विषय के संदर्भ में भारत के लिए आक्रमण किया गया है। तो अंग्रेज लोग हो सकते हैं, मुसलमान जो मुगल जो हम कहते हैं वो हो सकते हैं, हमारे भारत से वो सब चीन जाने के लिए वो वहाँ पर अपना सत्ता जमाने के लिए बहुत बार जो है आक्रमण किए हैं। तो जिस प्रकार वो लोग आक्रमण किए हैं तो उसका जो है नुकसान भारत के लिए हुआ है, भारत समाज के लिए हुआ है, भारत की संस्कृति के लिए हुआ है। तो उस समय लोग जो है तंग आ गए थे, उन लोगों को वो जो है ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ज़बरदस्ती चल रहा था समाज में, बहुत कुछ वो लोग जो है शोषण किए लोगों को, जैसे उनकी थोड़ी बहुत सत्ता मिलने लगी, या फिर हमारे कोई भारतीय जो राजा है थोड़ा सा दुर्बल अगर लगने लगा तो उनके संदर्भ में जो है वो लोग क्या किए कि उनको मतलब दुर्बल मानते ही, या फिर वो दुर्बल लगने लगा तो उन पर ज़्यादा ही शोषण किए, उस समाज को जो है पूर्ण रूप से पतन करने के लिए कोशिश की। कई सारे विषय जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये आप पढ़े होंगे इतिहास में। तो इस संदर्भ में मध्यकाल में क्या हो गया, लोग इनसे ऊब गए थे, तो तंग आ गए थे, इस शोषण से वो बचना चाहते थे। तो शोषण से, कष्ट से मुक्त होना है तो क्या है हमारे लिए, एक ही मार्ग है जो भगवान की स्तुति करना है, भगवान को मानना है, भगवान को स्वीकार करना है, या फिर भगवान के लिए समर्पण होना है ना। जब हमें संकट आती है तो हम तभी हम भगवान को याद करते हैं, ये अलग बात है, हमेशा ये चलते ही आता है। तो इसी तरह जो है इस मध्यकाल के संदर्भ में भी हो गया, जो लोग तंग आ गए थे समाज में, इन सभी से ऊब गए थे, तो इनसे बचना है तो भगवान की भक्ति करने लगे। तो इस समय जो कई सारे साधु संत जो है ऐसे उभर कर आए कि वो लोग जो है भगवान की स्तुति के द्वारा अपने साहित्य में जोड़ते गए, अपना साहित्य मतलब भगवान की स्तुति को लेकर ही करते गए। जैसे अगर उदाहरण देना है, कबीरदास है जिसे हम पढ़ते आए होंगे, नाम भी सुने होंगे, कबीरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, सूरदास है, कितने लोगों का नाम लेना है ना। कई सारे लोग हैं जो मध्यकालीन के संदर्भ में वो लोग जो है भक्ति का प्रसार किए, इसलिए मध्यकाल को भक्ति काल से भी जाना जाता है। मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल। इस संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में, भगवान की स्तुति के संदर्भ में ही रचना रचे गए। लोगों को इससे अच्छा भी लगने लगा, साथ ही में तो लोगों को जो है भगवान की भक्ति करना कोई आम बात नहीं लगा, क्योंकि कष्ट की स्थिति में थे, संकट से मुक्त होना चाहते थे, इन सब से उबर कर आना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे। मानसिक जो तनाव उनको हो रहा था उसकी मुक्ति के लिए भगवान की स्तुति आवश्यक उन्हें लगने लगा। और इस समय जो कबीरदास हो, सूरदास हो, जो कोई भी हो, तो उन सभी का जो साहित्य उस संदर्भ में रचे गए, तो वो सभी जो है जो लोगों के लिए, समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जो है अच्छा लगने लगा। हर कोई इस पर आने लगे, मतलब इस पर विमुक्त होने लगे, भक्ति मार्ग पर चलने लगे, भक्ति मार्ग को अपनाने लगे, भक्ति मार्ग ही उन्हें अच्छा लगने लगा अपने सभी संकट से दूर होने के लिए। तो इसलिए मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल भी रचा जाता है। और इस समय जो रचनाएं रचे गए भक्ति काल के संदर्भ में, कई सारे उसमें हैं, उसको लेकर विस्तार से हम फिर पढ़ेंगे। तो इस समय जो साहित्य रचा गया भक्ति काल के संदर्भ में इतने उत्कृष्ट कोटि के रहे हैं कि इसी कारण से इस भक्ति काल को या फिर मध्यकाल को जो है सुवर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग जो है माना जाता है। उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं इसी संदर्भ में रचे गए हैं। तो कृपया छात्रों इसे ध्यान में रखिए, हिंदी साहित्य का मध्यकाल या फिर भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग माना जाता है। कारण यही है कि इस समय बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं रचे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मध्यकाल हो गया, तो तीसरा बचा अभी आधुनिक काल। आधुनिक काल की तरफ हम लोग आ जाएंगे। तो ये जो आधुनिक काल रहा है, आधुनिक काल मतलब प्रस्तुत है, अभी जो चल रहा है वो है। तो आधुनिक काल की विशेषता ये है, आधुनिक काल से ही आप लोगों को गद्य भाग देखने के लिए मिलता है साहित्य के संदर्भ में। हिंदी साहित्य का याद रखे होंगे, अब तक मैंने जो कहा आदिकाल मध्यकाल में जो भी साहित्य रचा गया वो काव्य के रूप में था, काव्य शैली में था, काव्यगत था।
लेकिन आधुनिक काल में जो साहित्य की रचना हुई या फिर चलते जा रहा था, मतलब ये बड़ा प्रभाव चलते ही जाता है, निरंतर रुकने वाला नहीं है साहित्य। तो आधुनिक काल आते ही आप लोगों को या फिर हम लोगों को जो है पढ़ने के लिए क्या मिला है, ये गद्य भाग हमें पढ़ने के लिए मिला है। तो गद्य भाग हमें आधुनिक काल से ही प्राप्त हुआ है, इससे पूर्व नहीं रहा है। तो आधुनिक काल से गद्य भाग मतलब कहानी हो सकते, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जो भी कई सारी बहुत सारी विधाएं हैं, तो सभी विधाएं जो है आधुनिक काल के तौर पर ही हम देख सकते हैं। तो कविताएं भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, कविता भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो आधुनिक काल में जो हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खड़ी बोली हिंदी कहा जाता है, जो हर भाषा के सामने खड़ी है। तो है ना, खड़ा हुआ है ना ये, तो इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली का इस्तेमाल आधुनिक काल से ही हम देखते हैं। इससे पहले ये जो मध्यकाल और आदिकाल में जो हम देखते हैं साहित्य, ये जो साहित्य रहा है, यहाँ पर क्या हो गया है, हमें अवधी, ब्रज, कई सारी जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, कई सारी भाषाओं का जो रूप है, आदि हिंदी का जो रूप है, शुरुआती हिंदी का जो रूप है, वो देखने के लिए मिलता है। प्राचीन हिंदी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसे दोहा के संदर्भ में हो सकता है या फिर पद के संदर्भ में जो हम देख रहे थे। तो ये दोनों भाग हमें वो मिलते हैं। वही आधुनिक काल में क्या हो गया है, आधुनिक काल के संदर्भ में हमें गद्य साहित्य मिला है। गद्य के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो गद्य कई सारे अलग अलग रूपों में, विधाओं में विभाजित है, जो आपके सिलेबस में, अनुक्रमणिका में सोपान जो दिया गया है, इसी के आधार पर है। इसीलिए गद्य भाग का जो भाग है प्रथम सोपान के रूप में रखा है। द्वितीय भाग जो कविता के संदर्भ में है, मध्ययुगी या फिर मध्यकालीन कविताएं और आदिकाल मतलब शुरुआत की कविताएं, इन दोनों को मिलाकर आपको कविता भाग में रखा गया है, जो दो भाग है। आधुनिक कविताएं भी मिलते हैं, मध्ययुगीन कविताएं भी द्वितीय सोपान में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके साथ आधुनिक काल का जो गद्य भाग में है, मतलब विधाएं अलग अलग बहुत कई सारे हैं। तो कविता के संदर्भ में जो अलग सोपान है, उसी के अनुसार आधुनिक काल के संदर्भ में तृतीय सोपान के रूप में जो रखा गया है, कहानियां रखा गया है। 6 कहानी आपको पढ़ने के लिए है, और 6 कहानी जो भी है पढ़ते हैं आप, और एक से बढ़कर एक कहानी वहाँ पर आपको उसके जो संदेश है, उसके द्वारा जो संदेश दिया गया है, तो वो भी आप लोग जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो है हिंदी साहित्य है, उसका हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, अगर आप जानेंगे तो आपको साहित्य पढ़ने के लिए वो, समझने के लिए वो आसानी होती है। ये ध्यान में रखिए। और आगे बढ़ते हुए जो है हम लोग कविता के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में हो, इसका आगे का भाग जो भी है या फिर विस्तार से काल का जो विंगड़न है या फिर साहित्य का जो विंगड़न है, विस्तार से फिर हम पढ़ेंगे। एक ही बार मैं बताऊंगी तो आपके दिमाग में ठीक से नहीं बैठेगा, या फिर आपके मन में उलझन पैदा हो जाएगी, या फिर कौन सा काल है, क्या है, किस तरह है, आपको एकदम से दिमाग में नहीं बैठ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हिंदी साहित्य का जो विभाजन है, इसे लेकर मैंने बताया है। तो ये जो विभाजन है ठीक से ध्यान में रखें। हिंदी साहित्य को 3 कालों में, 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल और मध्यकाल दोनों भागों के संदर्भ में या फिर दोनों साहित्य जो भी हमें उपलब्ध होते हैं, उस सभी काव्य शैली में है, कविता शैली में है। और आधुनिक काल में जो हमें साहित्य उपलब्ध होता है, वो गद्य शैली में हमें मिलता है। आधुनिक काल से ही हमें गद्य शैली का प्रारंभ देख सकते हैं। मध्यकाल भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, और इस समय भगवान की स्तुति को लेकर जो हम करते हैं, तो भगवान के संदर्भ में हो सकता है, भगवान की स्तुति के संदर्भ में हो सकता है, भगवान को स्मरण करते हुए उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं रचे गए हैं। इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का सुवर्ण काल जो है माना जाता है। छात्रों, आपको ध्यान में रखना है हिंदी साहित्य किस प्रकार, किस तरह से बांटा गया है। तो यह अगर आप समझ लेते हैं, आपकी जो किताब है उसके जो भाग दिए गए हैं या फिर अलग अलग जो भाग पढ़ते हैं, वो आपको आसान हो जाता है समझने के लिए। तो अगली कक्षा में हम आपके पाठ को लेकर शुरू करेंगे। धन्यवाद।